नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जिस समय संविधान बना था उस समय दो तीन यूनिवर्सिटियों को संरक्षित रखा गया था और उन यूनिवर्सिटी को संरक्षित रखने में मतलब ऐसे नहीं बना था। जब यूनियन लिस्ट बनी तो यूनियन लिस्ट में दो यूनिवर्सिटियों के नाम लिखे गए थे। एक तो बीएचयू का नाम लिखा गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, और दूसरा नाम इसका लिखा गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी, ये एंग्लो इंडियन कॉलेज हुआ करता था, मुस्लिम एंग्लो इंडियन कॉलेज उसको कहा जाता था, या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सॉरी, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था जब 1920 में ये बना था। तो उस समय की खास बात ये थी कि सर सैयद अहमद खान, जिनको सर की उपाधि दी थी, याद रखने की बात यह है कि जिन लोगों को भी अंग्रेज़ों ने उपाधियाँ दी थीं, चाहे वो सर की उपाधि दी हो, चाहे वो पैर की उपाधि दी हो, चाहे वो राय साहब की उपाधि दी हो, चाहे वो राय बहादुर की उपाधि दी हो, जिन लोगों को उपाधियां दी गई थीं, आप सोच सकते हैं कि वो कौन लोग रहे होंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उपाधियों को क्वैश कर दिया। यानी कि आर्टिकल 17 में हमने लिखा कि भारत में किसी की भी कोई, आर्टिकल 17 या 18 है, उसमें हमने लिखा कि भारत में किसी भी प्रकार की कोई अंग्रेज़ों की दी गई उपाधि नहीं चलेगी, क्योंकि उपाधियां उस समय जिन लोगों को भी दी गई थी वो सब मोस्टली जो ये उपाधियां थी, ये उपाधियां उनको ही दी गई थी जो अंग्रेज़ों के पीछे पड़े हुए थे या अंग्रेज जिनसे अपना मतलब सिद्ध करवा रहे थे। और मुस्लिम लीग भी उस समय इसी उद्देश्य से बनी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जब बनी थी 1906 में, तो उसका कारण था 1905 का आंदोलन। क्योंकि 1905 का आंदोलन देश में इतना बड़ा हो गया था कि हमने स्वदेशी की तरफ कदम बढ़ा लिए थे, और स्वदेशी की तरफ कदम बढ़ाने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम था वो था अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना। अंग्रेजी शिक्षा का जब हमने बहिष्कार किया तो हमने यहाँ पर तमाम तरह की विद्यापीठें बनाई, संस्कृत विद्यालय खोले, हिंदू यूनिवर्सिटियाँ बनाई, लोकल यूनिवर्सिटियाँ बनाई, और ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय खोले गए थे। और ये कहा गया था कि हम अंग्रेजी एजुकेशन का पूरी रूप से बहिष्कार करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी एजुकेशन हमको गुलाम बना रही थी। 1905 के आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि उसको बंगाल विभाजन का, जो उसका 1905 का निर्णय था, बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेना पड़ा। और बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने का मतलब था आज का जो म्यांमार है, आज का जो असम है और बंगाल है, ये सब एक हिस्सा होना, बंगाल का हिस्सा होना। म्यांमार उस समय बंगाल में हुआ करता था, जिसको हम लोग बर्मा कहा करते थे। तो उन बर्मा को वो 1905 में अलग करना चाहते थे, उसको लिए बंग भंग आंदोलन कर दिया गया था। तिलक उस समय अपने चरम पर थे, तो बाल, पाल, तिलक और अरविंद घोष ऐसे चार आदमी माने गए हैं। बाद में अरविंद घोष को महर्षि अरविंद घोष की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते थे, और अंग्रेज क्या कर रहा है, ईसाई कैसे कर रहा है, ये यूरोपियंस कैसे करते हैं, वो सब कुछ जानते थे। क्यों? क्योंकि उनके पिता फ्रांस में कर्मचारी थे, फ्रांस में अध्यापक थे, और वो भी यहाँ पर फ्रांसीसी स्कूल में अध्यापक बनकर आए थे। बाद में वो तिलक के संपर्क में आए तो राष्ट्रवादी हो गए, और मतलब राष्ट्र के लिए काम करने लगे, और अपनी नौकरी शौकरी छोड़कर वो इस आंदोलन में जुड़ गए थे। तो उसको काउंटर करने के लिए उस समय आगा खां को ढाका से बुलाया गया था, और आगा खां की अध्यक्षता में उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना करते समय भी लॉर्ड मिंटो, जहाँ तक मुझे याद है, लॉर्ड मिंटो बैठे हुआ करते, या मॉर्ले बैठा हुआ थे, मॉर्ले हुआ करते थे। उन्होंने ये कहा था कि आज वो जो बीज बो रहे हैं वो आने वाला भारत काटेगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान को कैसे अलग किया जाए इसके लिए भूमिका रच दी गई थी। मुस्लिम लीग को आरक्षण दे दिया गया था, और ये पहली बार आरक्षण दिया गया था भारत में। सबसे पहला भारत में आरक्षण मुसलमानों को अंग्रेजों ने दिया था, क्योंकि वो हिंदुओं से उनको तोड़ना चाहते थे, और ये चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल के आधार पर वो अपनी पॉलिटिक्स कर सकें। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई। तिलक की मृत्यु के बाद 1937 में वही बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन तिलक ने 1905 में रोका था, 1937 में फिर वो विभाजन हो गया और बर्मा
अलग चला गया। अब क्यों? क्योंकि अब मुस्लिम लीग अपने रास्ते चल चुकी थी, कांग्रेस का नेतृत्व तो अब गांधी जी के हाथ में आ चुका था, और उधर से जवाहरलाल नेहरू के पिता एक स्वराज पार्टी बना चुके थे, जिनको मोतीलाल नेहरू कहते हैं। वो कांग्रेस के अगेंस्ट में ही एक स्वराज पार्टी 1924 में बनाकर अपना चुनाव लड़ा रहे थे, और विधानसभा का अध्यक्ष भी चुनवा लिया था, और कई राज्यों में उन्होंने सरकारें भी बना ली थी। तो अब कांग्रेस ही छिन्न भिन्न हो रही थी। कांग्रेस में नरम दल गरम दल चल रहा था। नरम दल मतलब गांधी वाला जो ग्रुप था, वो उससे पहले जो दादा भाई नौरोजी या मैं कहूँ कि गोखले उसमें बैठे हुआ करते थे, उन्होंने 1907 में ही, ये 1906 में वो बना, 1907 में ही सूरत अधिवेशन में जूतेलाल चल गए थे। अब कौन विभाजन रोकता? क्योंकि कांग्रेस ही इकट्ठी नहीं थी, कांग्रेस में ही चला हुआ था कि कैसे सेवा करी जाए। 1920 में इसी को ध्यान में रखते हुए, जो मुस्लिम लीग 1905 में बनाई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण के लिए एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन मुसलमान लेगा नहीं, क्योंकि मुसलमान तो मदरसे में पढ़ता है, और अब आधुनिक तरीके से, मतलब उस समय उसको यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए थी। यूनिवर्सिटी की डिग्री तो मौलाना आज़ाद के पास भी नहीं थी। मौलाना आज़ाद कभी स्कूल में गए ही नहीं थे। आप सोचो, आंदोलन के इतने बड़े हिस्से हुआ करते थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे पार्टीशन के टाइम पर। आप सोचिए कि मौलाना आज़ाद पार्टीशन के टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिस समय पाकिस्तान बना था। तो हिंदुस्तान में भी मौलाना आज़ाद बैठना चाहते थे, उधर जिन्ना बैठना चाहते थे। दोनों हिस्सों में एक कांग्रेस का अध्यक्ष और एक मुस्लिम लीग को। तो बाद में गांधी जी ने मौलाना आज़ाद को हटवाया, और मौलाना आज़ाद जब हटे तो मौलाना आज़ाद की जगह जवाहरलाल नेहरू चुने गए। वो भी कहानी दूसरी है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके पीछे का जो मुख्य रहस्य था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाकर, या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो हुआ करता था उसकी जगह मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया गया था कि वो यहाँ से डिग्रियां लेकर जो निकलेंगे वो मुस्लिम लीग के वो होंगे। मुसलमानों को आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब वो पढ़े हुए हों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुख्य रोल था, वो उस पर जिन्ना काबिज हो चुका था। जिन्ना मुस्लिम लीग पर, पहले जिन्ना कांग्रेस के साथ था, बाद में जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ आ गया था। जिन्ना जब मुस्लिम लीग के साथ आया तो उसने यूनिवर्सिटी के अंदर वो सब कुछ रिसर्चें, क्योंकि अब उसको टूल मिल गया था, और टूल विभाजन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो उसको डेटा चाहिए था, जो उसको आदमी चाहिए थे, जो उसको प्रशासन में आदमी चाहिए थे, जो उसको शासन में आदमी चाहिए थे, जो उसको लीडर्स चाहिए थे, वो सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उसको दिए। तो उद्देश्य अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उस समय कहा तो गया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी नहीं, मुसलमानों के लिए उद्देश्य ये था कि पार्टीशन कैसे किया जाए। उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के अगेंस्ट में या देश के अगेंस्ट में कैसे मुस्लिमों का इस्तेमाल किया जाए। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ भी था, इसमें भी कोई शक नहीं। मौलाना आज़ाद सामने इलस्ट्रेशन है। लेकिन जिन्ना अपना खेल खेल रहा था। जिन्ना ने जब पार्टीशन किया और डायरेक्ट एक्शन 1946 में उसने किया, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी बड़ा भारी रोल था। और मजे की बात यह है कि ये जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस केस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड एलुमनीज एसोसिएशन, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन है। आपको मालूम है कि ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा कैंपस कराची में, वो हेडक्वार्टर माना जाता है, और अमेरिका में भी है। आप सोचिए कि अमेरिका और कराची में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन चलती है, और वो उसको गवर्न करती है। उसका एक हिस्सा भारत में है, जिसमें ये नहीं बताते कि ये वहाँ से गवर्न होती है, लेकिन वहाँ पर आप नेट पर सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो क्या चलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 47 में जो रोल प्ले कर गई थी, उसके बाद ज़्यादातर मुस्लिम, जो क्योंकि वो मेन भूमिका में थे, वो सब पाकिस्तान जाते चले गए। अब यहाँ हिंदू हो गए थे। हिंदू होने के बावजूद अब पाकिस्तान बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना रोल प्ले कर लिया, पाकिस्तान बन गया। दारुल उलूम उस समय बना हुआ था, देवबंद उसमें बना हुआ था, बरेलवी उसमें बना हुआ था, ये जमात उसमें बनी हुई थी। इनका सबका रोल पार्टीशन में था। अब ये, लेकिन पार्टीशन तो बन गया, लेकिन मूल उसका जो बीज है, वो बीज कभी यहाँ से भारत से गया नहीं। वो यहाँ पर अपना खेल खेलता ही रहा। वो सारे, चाहे वो हम देवबंद की बात करें, चाहे हम जमात की बात करें, चाहे हम जामिया मिलिया की बात करें, चाहे हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर हम तमाम तरह के ये उलेमा काउंसिलों की बात करें, या मुस्लिम लीग इंडिया बन गई, भारत
मतलब मुस्लिम लीग इंडिया जो जो केरला वाला चल रहा है, ये सब कुछ हो गया। आबादी तो कम रह गई, लेकिन ये सब कुछ चलते रहे। और 1950-51 में एक गांधी जी वो नेहरू लियाकत अली का समझौता भी हो गया। लियाकत अली वहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, इन्होंने दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि भैया वहाँ का हिंदू वहीं रहेगा, मुसलमान यहाँ का यहीं रहेगा। जबकि तय हुआ था कि सब वहाँ जाएंगे। तो अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस बात की, भाई जब मुसलमान यहाँ पर रहेगा नहीं, और उसने तो हिस्सा ले लिया, हिस्सा लेकर उसने आप ये मान के चलें कि उस समय 13-14% मुसलमान और उसने 30% के लगभग हिस्सा लिया था। धन भी खूब भरपूर लिया था। लेकिन भाई हमारे यहाँ के सियासतदानों ने जो किया वो हुआ। 1981 में उसको, मतलब 1967 में जो केस आया सुप्रीम कोर्ट में अजीज बादशाह का, उसने ये कह दिया कि भैया ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि ये नेशनल इंटरेस्ट का, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। और अब चूंकि पटिशन हो ही चुका था, तो अब कहेगा ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन 1981 में इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय एक संशोधन पास कर दिया, और संशोधन पास करके इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया। 1981 का जो दर्जा दिया गया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, यानी कि 1967 का सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जो जजमेंट था, वो 5 जजों के जजमेंट को सुपरसीड करते हुए 1981 में कांग्रेस की, केंद्र की सरकार ने उसको फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दे दिया। जबकि कांग्रेस को ये भली भांति मालूम था कि पाकिस्तान बनाने के पीछे जो मुख्य भूमिका में थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले थे, वो सब पाकिस्तान चले गए। अब ये नए तैयार हो गए यहाँ पर, और जामिया मिलिया वाले थे जो पाकिस्तान चले गए। लेकिन यूनिवर्सिटी, वो जड़ जो थी ना पार्टीशन की, वो जड़ यहाँ से कभी खत्म नहीं हुई, और जड़ को पुनः जिंदा करने का प्रयास उस समय की कांग्रेस सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने 1981 में किया। 1981 का ये संशोधन फिर चैलेंज हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में इस पर डिसीजन दे दिया, और उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। ये सरकार ने बनाया हुआ, जमीन सरकार ने दी हुई है, इसका फंड सरकार ने दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी सरकार ने बनाई हुई है, सरकार के फंड से ये चलता है, और इस पर सारा खर्चा सरकार का होता है, पार्लियामेंट से बना हुआ है, इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। 2006 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये समस्या थी कि 5 जजों का अजीज पाशा का जजमेंट, और दूसरा केंद्र सरकार, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय 81 का, तो इन दोनों के बीच में फिर 7 जजों की बेंच बिठा दी गई, और 7 जजों की बेंच ने मामला सुनना शुरू किया। अब इस समय यूनिवर्सिटी में 8 दिन की बहस उसकी लगातार हुई। आप सोचो, लगातार 8 दिन की बहस हुई सिर्फ इस बात को लेकर कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है। जबकि मेरा मानना यह, जब पाकिस्तान बन गया तो भारत में कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 बनाकर रखा था। आर्टिकल 30 उस समय, आर्टिकल 29-30 जो आज का है, उस समय डॉक्टर अंबेडकर का अगर स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि माइनॉरिटी का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, माइनॉरिटी का मतलब है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। तमिलनाडु का व्यक्ति, इलस्ट्रेशन भी दिया उन्होंने, स्टेटमेंट दिया, तमिलनाडु का व्यक्ति जो तमिल बोलता है वो अगर दिल्ली आएगा तो ऐसी परिस्थिति में वो वहां पर माइनॉरिटी होगा, रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं होगी। ये जिस समय आर्टिकल 29-30 रखा गया उस समय का स्टेटमेंट है, लेकिन बाद में उस पर संशोधन हो गया और लोगों ने संशोधन पेश कर दिया और उसमें रिलीजन डाल दिया गया। तो वो जो भाषा के आधार पर, वो जो वेशभूषा के आधार पर, वो जो क्षेत्र के आधार पर, वो सब कहीं साइड चले गए। आ गया क्या, अब माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ एक होता है, वो है रिलीजन। माइनॉरिटी का मतलब अब भाषा नहीं रही, माइनॉरिटी का मतलब अब क्षेत्र नहीं रहा, माइनॉरिटी का मतलब अब वो पता नहीं कहाँ चले गए, और जो संरक्षण था वेशभूषा का वो नहीं रहा, संस्कृति का संरक्षण वो नहीं रहा, अब तो वो माइनॉरिटी ये चलने लगा, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसलिए बहस होते समय 7 जजों के सामने ये बात कही गई कि नहीं साहब, ये केवल मुसलमानों के लिए, ये माइनॉरिटी के लिए नहीं है। ये माइनॉरिटी का मतलब है कि इसमें भाषाई माइनॉरिटी भी है, इसमें क्षेत्रीय माइनॉरिटी भी है, इसमें सांस्कृतिक माइनॉरिटी भी है, इसमें और माइनॉरिटियाँ भी हैं जो उनके उपयोग की बातें हैं। लेकिन इन मामलों में ये बात साफ कर दी गई, मतलब ये बात सामने उभर कर आ गई, क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया। अब आर्टिकल 30 में कहा गया कि भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को संरक्षित करने का काम किया जा सकता है, लेकिन जब हम जजमेंट तमाम तरह के पढ़ते हैं
उन जजमेंट में अगर हम टीएमए पाई फाउंडेशन, जो बड़े जजमेंट है 9 जजों की बेंच के, वो सारे जजमेंट ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी सरकार फंडिंग करेगी तो रेगुलेशन सरकार का चलेगा। जिन इंस्टीट्यूशंस में इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट होगी वो फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशन से चलेंगे, वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन नियम यहां के लागू होंगे। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? वो ये कर रही है, जबकि बीएचयू ने बदल दिया। बीएचयू को भी उस समय माध्यमिक शिक्षा पढ़ाने का अधिकार था, क्योंकि दोनों ही एक तरह से यूनिवर्सिटी बनी थी, लेकिन बीएचयू में ये निर्णय ले लिया गया कि नहीं, सीबीएसई से आपको एफिलिएशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं चला सकते। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी अपने यहाँ सिटी स्कूल चलाती है और कई स्कूल चलाती है जिसकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी देती है, जबकि बीएचयू के जो इंस्टीट्यूशन थे उनकी एफिलिएशन अब बीएचयू से नहीं हो रही। ये कानून बन गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसलिए दे पा रही क्योंकि वो आर्टिकल 30 में उसका हिसाब किताब लगाना बताया गया कि वो आर्टिकल 30 की यूनिवर्सिटी है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, मतलब बीएचयू को मैनेज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन एएमयू को मैनेज करने का अधिकार है, और वो अपने स्कूल बनाए हुए। जबकि यूजीसी से अप्रूवल मिलता है यूनिवर्सिटी का, और यूजीसी रूल्स ये कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का, आप यूजीसी की साइट पर जाइए तो आपको मिल जाएगा, यूजीसी ये कह रहा है कि हम किसी भी प्रकार के माध्यमिक शिक्षा परिषद के किसी भी विद्यालय को मैनेज नहीं करते और हमारे द्वारा कोई अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। अब अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐसा स्कूल चलाना है तो उसको माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीएसई से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड लेना, उस बोर्ड से उसको एफिलिएशन लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के लोग कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उसका एफिलिएशन नहीं दे सकती। इसलिए पीछे एक प्रकरण भी चला था, और वो प्रकरण ये था कि एयरफोर्स में कुछ लोगों की भर्ती हुई थी, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 12वीं की डिग्री जो थी, उस डिग्री को फोर्स ने मानने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके पास लिस्टेड नहीं था। उन्होंने कहा कि साहब यूनिवर्सिटी ये देती है, ये डिग्री इसकी फर्जी है, इस डिग्री को हम नहीं मानते। हम डिग्री सिर्फ वो मानते हैं जो नियम कहते हैं, और नियम ये कहते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो लिस्ट है उससे एफिलिएटेड स्कूल की ही डिग्री हो सकती है, उसमें पढ़े हों तभी हम डिग्री को मानेंगे। बड़ा बवाल चला था, बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये कर नहीं सकती, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि माइनॉरिटी के चिल्लाते हैं, माइनॉरिटी हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट 67 में ही कह चुका माइनॉरिटी नहीं है, 1981 में इन्होंने किया, 2006 में वो कह चुका इलाहाबाद हाईकोर्ट की माइनॉरिटी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो विषय फंसा वो ये फंसा कि एंट्री 63 ऑफ यूनियन लिस्ट, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 63 जो ये कहती है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी जो कि पार्लियामेंट ने बनाई हुई हैं, उस यूनिवर्सिटी में बीएचयू और एएमयू हो, और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार चाहे तो बाकी यूनिवर्सिटियों को भी वो नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी घोषित कर सकता है, जिसको आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे, अब बीएचयू है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां देश की हैं जो बड़े स्तर पर काम कर रही थीं, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया सरकार ने, क्योंकि एंट्री नंबर 66 यूनियन लिस्ट में उसको राइट है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस की घोषित करके उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना सकता है। अब वो सेंट्रल से गवर्न होगा, सेंट्रल की एचआरडी उसको गवर्न करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में संविधान बनते समय ही लिखा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 63 में, मतलब एंट्री नंबर 63 में यूनियन लिस्ट में वो पहले से ये तय है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी, मतलब ये नेशनल इंपॉर्टेंस की है, तो सवाल ये पैदा होता है कि माइनॉरिटी बनाम नेशनल इंपॉर्टेंस, माइनॉरिटी क्या नेशनल इंपॉर्टेंस से ऊपर बैठेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सवाल पूछा, आज कल भी पूछा था। उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक बात की क्लैरिटी चाहता हूं कि आप छोटे डिनोमिनेशन में क्यों जा रहे हैं, यानी कि माइनॉरिटी डिनोमिनेशन में क्यों जा रहे हैं, जब वो नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी 63 में लिखी हुई है और ये 47-50 में ही डिक्लेयर कर दिया कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है। नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी का मतलब वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती। आप नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी के ऊपर माइनॉरिटी का दर्जा चाहते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को कम करना चाहते हैं। तो आप जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसकी वैल्यू को कैसे कम किया जा सकता है जब नेशनल इंपॉर्टेंस की घोषित कर दी। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की दूसरी यूनिवर्सिटियां भी घोषित की जा सकती हैं। तो अभी ये तो ऑलरेडी घोषित की थी कॉन्स्टिट्यूशन ने, आज भी अब आर्टिकल 371E आप पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था 371E में। ऐसे बहुत सारे प्रदेशों की यूनिवर्सिटियों को वो केंद्र की यूनिवर्सिटी घोषित कर देते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की हो सकती है, और केंद्र के पास इस बात की पावर है। और इसको 50 में ही घोषित कर रखा था नए कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय, कॉन्स्टिट्यूशन में इसी का नाम लिखा, बीएचयू और एएमयू का ही नाम लिखा। फिर भी एएमयू कहता है कि नहीं, हमें माइनॉरिटी का स्टेटस दो, हम अपने टीचर रखेंगे, अपने लोग रखेंगे, अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, और वही खेल खेलेंगे जो 47 से पहले
पाकिस्तान बनाते समय लोगों ने खेला था। और वो आज ये रिपोर्टें खूब हैं कि वो आज वही खेलते हैं। वो जिन्ना की तस्वीर को वहाँ से हटाना नहीं चाहते, वो गांधी जी की तस्वीर लगाएंगे लेकिन बाकी को, जिन्ना को वहाँ से नहीं हटाएंगे जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया, वहाँ उधम हो जाएगा। वो यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री को भी नहीं घुसने देंगे। ये तो सौभाग्य है हम लोगों का, योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठ गए जो पूरे काफिला लेकर अंदर घुसे थे, नहीं तो यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्रियों को भी घुसने नहीं देते, भगवा ब्रिगेड को बिल्कुल घुसने नहीं देते। और वो मतलब हम अलग से पाकिस्तान है। और इस यूनिवर्सिटी की वजह से देश भर में मुसलमान जो पढ़ा लिखा है और इन कामों में इन्वॉल्व है, वो उससे पूछ लेना। पहली पसंद बताएगा कि मैं अलीगढ़ में रहना चाहता हूँ, वो कहीं और नहीं, वो दिल्ली में नहीं रहना चाहता, वो हैदराबाद में नहीं रहना चाहता, वो दिल्ली में, वो अलीगढ़ में रहना चाहता है, क्योंकि अलीगढ़ से ही वो खेल सकता है जो उसने जो पहले कराची से खेला गया, आज पाकिस्तान में कराची से खेला जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि नेशनल यूनिवर्सिटी को क्यों माइनॉरिटी देखना चाहते हो, और वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हाँ ये तो यूनिवर्सिटी बनी मुसलमानों के लिए थी। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जब यूनिवर्सिटी 1920 में मुसलमानों के लिए बनी थी, वो मुसलमान हैं कहाँ, वो गए कहाँ? वो उस समय के तो सारे मुसलमान चले गए पाकिस्तान, और कहा कि हम पाकिस्तान चुनते हैं, हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हम काफिरों के साथ नहीं रह सकते, तो हमें तो वहीं रहना है। अब जब आपको वहीं रहना है और वो ले गए, और यूनिवर्सिटी के यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी चले गए, केवल ये सलमान खुर्शीद का परिवार यहाँ पर रह गया। सलमान खुर्शीद के जो नाना हैं जाकिर हुसैन साहब, जिनकी वजह से ये पॉलिटिक्स चल रही, जाकिर हुसैन 7 भाई थे, 7 भाइयों में 5 पाकिस्तान चले गए, 2 यहाँ रहे। 2 भाई जो जाकिर हुसैन और उनके भाई, एक जामिया मिलिया का वाइस चांसलर था, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। बाद में सरकार ने उठाकर उनको उपराष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाकर उनको फिर राष्ट्रपति बना दिया। और उधर कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर उनका एक भतीजा बना, उसने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। सीडीएस एक भाई उनका बन गया, भतीजा बन गया, उसने 65 की लड़ाई कर दी, और इधर ये राष्ट्रपति बने बैठे थे। तो आप सोच लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये खुर्शीद परिवार क्या खेल खेल रहा था। आज भी सलमान खुर्शीद उसमें हाजिर हुए हैं। सलमान खुर्शीद इसलिए नहीं हाजिर हुए क्योंकि सलमान खुर्शीद का पूरा खानदान उस यूनिवर्सिटी के पीछे का आर्किटेक्ट है, इसलिए सलमान खुर्शीद उसमें खड़े हुए। और सलमान खुर्शीद के 5 भाइयों ने उधम मचाया, के नाना ने के 5 भाइयों ने उधम मचाया था, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान की भूमिका में उनका ही भूमिका थी। और 2012 का अगर सलमान खुर्शीद का, जब जिस समय केंद्र में यहाँ उनकी सरकार थी, उस समय अगर आप पाकिस्तान में उनका जो भाषण हुआ है, उस भाषण को सुन लेंगे 2012 में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कर रहे थे। अब सवाल यहाँ पर साफ है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी घोषित करने के बाद, मतलब घोषित थी तो नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है या फिर ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। सरकार उसमें फंड भी दे, सरकार की ज़मीन से बनी, सरकार उसको मैनेज करती है, सरकार सब कुछ करती है, फिर भी माइनॉरिटी है। ऐसा कैसे गजब हो सकता है? मुझे लगता है कि इस विषय पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अपना व्यू रखा है, वो व्यू 7 जजेस की बेंच में बिल्कुल साफ दिखता है कि उनका मानना रहा कि नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी क्यों कहा जाए। इसलिए संभावना ये है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी, आज तक का इतिहास ये है कि किसी को भी माइनॉरिटी या कोई इंस्टीट्यूशन घोषित नहीं किया गया है। इस यूनिवर्सिटी को क्यों घोषित किया जाए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जबकि बनाने वाले पाकिस्तान चले गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।